बहू मायके वापस नहीं जाएगी। हाय माँ, कमर टूट गई। ना जाने मेरी जिंदगी में कौन से जन्म के दुख लिखे हैं। अरे भगवान, क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? साहस मिली ऐसी कि कर्म हुए खराब। अब बहू बिना जी ना जाए। देखो आपकी बीवी झाड़ू लगाए। बेटे की शादी की उम्र हो गई है, लेकिन मजाल है घर में बहू आ जाए। ये शायरियाँ मत फरमाओ, सीधे सीधे बात बताओ। अरे बेटे की शादी की उम्र हो गई है। तुम्हारी माँ की वजह से जो भी हुआ है, अब तो मुझे बहू लाने से डर लगता है। और ये भी परेशानी है कि कौन आएगी इस घर में जो ससुराल आके मायके वापस ना जाए। सुषमा इतना कहकर अपनी बात और काम दोनों खत्म करती है। तभी सुषमा की पड़ोसन कांति वहां आती है। क्यों सुषमा, सुबह सुबह अपनी परेशानियां गाना शुरू कर दी? अब क्या उपाय है तू ही बता फिर। तेरे बेटे के लिए एक लड़की देखी है मैंने, बड़ी सुंदर है और तुझे बहुत पसंद आएगी। लेकिन तुझे तो पता है ना, इस घर में बहू आती है तो वो वापस मायके नहीं जाती। अरे पहले लड़की तो देख ले, बाद में ये सब भी देख लेंगे। सुषमा के मन में बहू को लेकर अजीब सा डर और जिद दोनों साथ साथ पल रहे थे। कांति की बात सुनकर वो थोड़ी उम्मीद के साथ सुषमा तन्वी के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अगले ही दिन सुबह सुबह सुषमा, जितेंद्र और कांति तन्वी के घर के लिए निकल पड़ते हैं। अरे सुषमा दीदी, आज तो आप बहुत सज धज के जा रही हो, लगता है बहू देखने जा रही हो। हाँ निहारिका, कांति ने एक लड़की दिखाई है, बस भगवान करे इस बार बात बन जाए। दीदी इस बार अपनी शर्तें थोड़ा कम रखना, वरना फिर से खाली हाथ लौटना पड़ेगा। अरे मैं कोई गलत नहीं कहती, बस इतना चाहती हूँ कि बहू घर संभाले, मायके की तरफ ज्यादा ध्यान ना दे। थोड़ी ही देर में सभी तन्वी के घर पहुंच जाते हैं। घर साफ सुथरा और सुसंस्कृत माहौल से भरा हुआ था। आइए आइए, आप लोगों का बहुत इंतजार था। नमस्ते बहन जी, आपका घर बहुत सुंदर है, बहुत सलीके से सजाया है। जी धन्यवाद। तभी तन्वी ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर आती है। नमस्ते। अरे वाह, कितनी सुंदर और सलीकेदार लड़की है। देखा, मैंने कहा था ना, बिल्कुल तेरे घर के लायक है। बेटा क्या करती हो तुम? जी आंटी, मैंने M.Com किया है और घर के कामों में मम्मी की मदद करती हूँ, साथ ही थोड़ा बहुत ऑनलाइन काम भी करती हूँ। बहुत बढ़िया। आजकल की लड़कियों में ये गुण कम ही देखने को मिलते हैं। कुछ देर तक सामान्य बातें होती हैं। सबको तन्वी बहुत पसंद आती है। सुषमा के मन में भी खुशी होती है कि शायद इस बार रिश्ता पक्का हो जाएगा। देखिए रिचा जी, लड़की हमें बहुत पसंद है, लेकिन एक बात पहले ही साफ कर देना चाहती हूँ। जी कहिए। हमारे घर में जो भी बहू आती है वो शादी के बाद मायके वापस नहीं जाती। ये सुनते ही माहौल अचानक भारी हो जाता है। तन्वी और रिचा दोनों एक दूसरे को देखने लगती हैं। आंटी, इसका मतलब मैं अपने मम्मी पापा से कभी नहीं मिल पाऊंगी? सुषमा जी, ये कैसी बात कर रही हैं आप? क्या कोई बेटी अपना मायका आना छोड़ सकती है? देखिए, मैं जो कह रही हूँ वो अपने घर की भलाई के लिए कह रही हूँ। मायके जाने से बहू का ध्यान बढ़ जाता है और घर टूट जाते हैं। नहीं सुषमा जी, आप बिल्कुल गलत कह रही हैं। शादी के बाद बेटियां कभी कभी मायके आती हैं, उनका हक है। आंटी, मैं आप सबका सम्मान करूंगी, घर भी संभालूंगी, लेकिन अपने मम्मी पापा से मिलने का हक नहीं छोड़ सकती। अगर ऐसा है तो मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए। ठीक है आंटी जी, फिर आप कहीं और रिश्ता देख लीजिए। माहौल पूरी तरह खराब हो चुका था। सुषमा नाराज होकर वहां से उठ जाती है और कांति के साथ घर लौट आती है। अरे सुषमा, तू भी ना, ऐसे कौन करता आज के जमाने में? मुझे जैसी बहू चाहिए वैसी ही लाऊंगी, जो मायके ना जाए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सुषमा को जिद कम नहीं होती, लेकिन अंदर से वो परेशान रहने लगती है। सुषमा दीदी, कब तक ऐसे ही रिश्ता ठुकराती रहोगी, जब तक मुझे मेरी शर्तों वाली बहू नहीं मिल जाती? तभी एक दिन पंडित जी एक नया रिश्ता लेकर आते हैं। अरे सुषमा जी, इस बार बहुत अच्छा रिश्ता लाया हूँ। लड़की का नाम प्रीति है, बहुत अच्छे परिवार से है। सच में पंडित जी? हाँ हाँ, ये एक बार मिल लीजिए, आपको जरूर पसंद आएगी। सुषमा इस बार थोड़ा सोच में पड़ जाती है। उसे याद आता है कि पिछली बार उसकी जिद की वजह से रिश्ता टूट गया था। इस बार मैंने वही बात कही तो फिर से रिश्ता टूट जाएगा। नहीं, इस बार मैं कुछ नहीं कहूंगी, जो करना है बाद में करूंगी। अगले दिन सुषमा, जितेंद्र और राघव प्रीति के घर जाते हैं। जी आइए, बैठिए, हम आपका इंतजार कर रहे थे। नमस्ते जी, बैठिए। थोड़ी देर बाद प्रीति चाय लेकर आती है। नमस्ते आप सभी को। कितनी प्यारी और सादगी भरी लड़की है। बेटा क्या करती हो? जी मैंने B.Com किया है और घर संभालती हूँ। बहुत बढ़िया। सबको प्रीति बहुत पसंद आती है। सुषमा भी इस बार कोई शर्त नहीं रखती। तो आपको हमारी बेटी कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। सुषमा के मन में कुछ और ही चल रहा था। अभी कुछ नहीं कहूंगी, शादी के बाद सब अपने आप मेरे हिसाब से होगा। आखिर घर में चलती तो सास की ही है। तो फिर रिश्ता पक्का समझे? हाँ जी बिल्कुल।
मुझे भी प्रीति पसंद है। दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता पक्का हो जाता है। आखिर सुषमा तेरे घर बहू आने वाली है। हाँ, अब देखना मेरी बहू कैसे मेरे हिसाब से चलेगी। कुछ ही दिनों में शादी की तारीख निकल जाती है और घर में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। सभी खुश होते हैं, लेकिन सुषमा के मन में अभी भी वही पुरानी सोच जिंदा होती है। दीदी, अब तो आपकी बहू आ रही है। हाँ, और इस बार कोई गलती नहीं होगी। शादी की तैयारियों के बीच किसी को नहीं पता था कि सुषमा के मन में क्या चल रहा है। वो अपनी शर्त को छुपा चुकी थी, लेकिन उसे पूरा करने का इरादा अभी भी कायम था। कुछ ही दिनों में पूरे धूमधाम और खुशियों के साथ प्रीति और राघव की शादी हो जाती है। पूरे मोहल्ले में रोशनी, ढोल नगाड़े और हंसी खुशी का माहौल होता है। सुषमा अपने बेटे की शादी से बहुत खुश दिख रही होती है। अरे सुषमा, आज तो तू रानी लग रही है। देख, तेरी बहू कितनी सुंदर है। हाँ कांति, सच में मैंने बहुत अच्छी बहू चुनी है, बिल्कुल मेरे मन के मुताबिक। शादी के बाद जब प्रीति पहली बार ससुराल आती है तो घर को फूलों और रंगोली से सजाया जाता है। मम्मी जल्दी आइए ना, भाभी का गृह प्रवेश करना है, सब इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ, आ रही हूँ। आज तो मेरी बहू का स्वागत पूरे रीति रिवाज से होगा। दरवाजे पर थाली में आरती, कलश और रंगोली के साथ प्रीति का गृह प्रवेश कराया जाता है। बेटा, दाहिने पैर से कलश को धीरे से गिराओ और अब इस रंगोली पर अपने पैरों के निशान बनाते हुए अंदर आना। जी मम्मी जी। अरे देखो तो कितनी सुंदर लग रही बहू, जैसे कोई परी उतर आई हो। हाँ सच में, और चेहरे पर कितनी मासूमियत है। प्रीति के कदमों के निशान पूरे घर में शुभता का संकेत बनाते हैं। हर कोई उसे देखकर खुश होता है। सुषमा, इस बार तो तुम सच में बहुत अच्छी बहू लाई हो। मैंने कहा था ना, मेरी पसंद कभी गलत नहीं होती। अगले दिन प्रीति की पहली रसोई होती है। घर में सबको बेसब्री से इंतजार होता है कि नई बहू क्या बनाएगी। बेटा, आज तुम्हारी पहली रसोई, ऐसा खाना बनाना कि सब उंगलियां चाटते रह जाएं। जी मम्मी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको और सबको मेरा खाना पसंद आए। प्रीति पूरे मन से रसोई में लग जाती है। वो पुलाव, पूड़ी, सब्जी, रायता और मीठे में हलवा बनाती है। भाभी, क्या खुशबू आ रही है, मुझे तो अभी से भूख लग गई। बस थोड़ी देर और दीदी, फिर आप सबको खिलाती हूँ। थोड़ी ही देर में पूरा खाना तैयार हो जाता है और सब लोग खाने के लिए बैठते हैं। अरे वाह प्रीति, तुमने तो कमाल कर दिया, इतना स्वादिष्ट खाना। सच में सुषमा, तेरी बहू तो बहुत गुणी निकली। खाना तो जैसे होटल से भी बढ़िया है। बहू के हाथ में तो जादू है। हाँ, ठीक ही बनाया है। चलो, पहली रसोई के लिए अच्छा है। इसके बाद मुंह दिखाई की रस्म होती है, जिसमें मोहल्ले की औरतें आती हैं और प्रीति की तारीफों के पुल बांध देती हैं। अरे बहू तो बहुत ही सुंदर है और इतनी गुणी भी। सुषमा दीदी, इस बार तो आपने सच में हीरा ढूंढा है। सभी प्रीति को नेक देते हैं, कोई पैसे, कोई गहने, और प्रीति सबको मुस्कुराकर धन्यवाद देती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना प्यार दिया। धीरे धीरे घर के कामों में रमने लगती है प्रीति और वो सुषमा की मदद करती है, घर को संभालती है और सबका दिल जीत लेती है। बहू तो अच्छी है, बस इसे अपने मायके की आदत नहीं डालने दूंगी। एक दिन अचानक प्रीति के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। बेटा, कैसी है तू? शादी के बाद तो तूने ठीक से बात भी नहीं की और पग फेरे के लिए भी नहीं आई अभी तक। मम्मी, मैं ठीक हूँ, बस यहाँ सब नया नया है, इसीलिए थोड़ा समय नहीं मिल पाया। बेटा, शादी के दूसरे दिन ही पग फेरे होते हैं, तू अब तक क्यों नहीं आई? प्रीति को भी अपनी माँ की याद आने लगती है। वो सुषमा के पास जाती है। मम्मी जी, मम्मी का फोन आया था, वो पग फेरे के लिए बुला रही हैं। हाँ ठीक है, जाओ, लेकिन ध्यान रखना रात होने से पहले वापस आ जाना। जी मम्मी जी, लेकिन अगर हम एक रात रुक जाएं तो? नहीं, मैंने कहा ना, रात से पहले वापस आ जाना। मम्मी, पग फेरे में तो एक रात रुकना आम बात है। मैंने जो कहा है वही होगा, हमारे घर के नियम अलग हैं। प्रीति चुप हो जाती है, उसके चेहरे पर मायूसी साफ दिखने लगती है। मम्मी के घर जा रही हूँ और वहां भी नहीं रुक सकती। तुम चिंता मत करो, हम जल्दी जाकर जल्दी वापस आ जाएंगे। दोनों पग फेरे के लिए प्रीति के मायके पहुंचते हैं। अरे मेरी बेटी आ गई, कितनी याद आ रही थी मुझे। खुश रहो बेटा, और राघव बेटा, स्वागत है तुम्हारा। मम्मी। प्रीति अपने मायके आकर भावुक हो जाती है। चलो अब आराम करो, आज तुम यहीं रुकोगी। मम्मी, हमें रात से पहले वापस जाना है। क्या? ऐसा कौन सा नियम है? मम्मी जी, मम्मी ने कहा है कि रात से पहले वापस आना है। यार ये कैसी बात हुई भाई, पग फेरे में तो बेटी रुकती है। सुषमा जी को समझाना पड़ेगा। मम्मी रहने दीजिए, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहती। कुछ देर बाद सब साथ बैठते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन माहौल में हल्की उदासी बनी रहती है। मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, हम फिर जल्दी आएंगे। आखिरकार शाम होते होते प्रीति और राघव वापस ससुराल के लिए निकल पड़ते हैं।
काश मैं आज रुक पाती। मैं समझता हूँ, लेकिन अभी हमें मम्मी की बात माननी पड़ेगी। रात होते होते दोनों घर वापस पहुंच जाते हैं। आ गए तुम दोनों, अच्छा किया समय पर लौट आए। जी मम्मी जी। प्रीति अंदर तो आ जाती है, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन रह जाता है। शादी के बाद के शुरुआती दिन जैसे सपनों की तरह बीत रहे थे, लेकिन उन सपनों के बीच कहीं ना कहीं प्रीति के दिल में अपने मायके की कमी भी चुभने लगी थी। हर सुबह जब वो उठती उसे अपनी मम्मी की आवाज याद आती, लेकिन अब वो आवाज सिर्फ यादों में ही रह गई थी। मम्मी, काश मैं एक बार आपसे मिल पाती, बस थोड़ी देर के लिए ही सही। तभी पीछे से राघव आकर उसके कंधे पर हाथ रखता है। क्या सोच रही हो प्रीति? सुबह सुबह इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही घर की याद आ रही थी। मैं जानता हूँ, नया घर है, नई जिम्मेदारियां हैं, थोड़ा समय लगेगा। प्रीति अपने मन को समझाती है और खुद को ससुराल में पूरी तरह ढालने की कोशिश करने लगती है। अब उसकी सुबह जल्दी शुरू होने लगती है। पहले राघव का टिफिन, फिर पापा जी की चाय, फिर मम्मी जी के लिए नाश्ता। अरे बहू, तू तो सुबह सुबह ही सब कुछ संभाल लेती है। बहुत अच्छा लगता है। ये तो मेरा फर्ज है पापा जी। भाभी, मेरा असाइनमेंट भी देख लेना, कॉलेज में जमा करना है। हाँ दीदी, आप बस बता दीजिए, मैं करवा दूंगी। देखो, बहू को ऐसा ही होना चाहिए, घर के हर काम में आगे। धीरे धीरे प्रीति पूरे घर की जिम्मेदारियां संभालने लगती है। अगर मैं सबका ध्यान रखूंगी तो शायद सब मुझे अपना लेंगे। प्रीति सास की सेवा करती, ससुर का ध्यान रखती, नंद के साथ हंसी मजाक भी करती और पति के साथ भी अपने रिश्ते को संभालती। आज पूरा टिफिन पूरा खाली हो गया। ऑफिस में सब तुम्हारे खाने की तारीफ करते हैं। सच में मुझे बहुत अच्छा लगा सुनकर। लेकिन इन सब के बीच प्रीति अपने मायके को धीरे धीरे भूलने की कोशिश कर रही थी, या यूं कहें कि उसे भूलने पर मजबूर किया जा रहा था। मेरी बहू देखी है तुम लोगों ने? एक बार आई है इस घर में, अब वापस मायके नहीं जाती। घर संभालना इसे कहते हैं। लेकिन सुषमा, कभी कभी तो बेटी को मायके जाना चाहिए ना। यही तो फर्क है मेरी बहू और बाकी बहुओं में। मेरी बहू को अपने घर की जिम्मेदारी समझ आती है। दीदी, इतना भी क्या कि मायके ही ना जाए। अरे आजकल की बहुएं मायके जाती हैं तो वहीं की होकर रह जाती हैं। मेरा घर ऐसा नहीं है। सुषमा का यह व्यवहार सिर्फ बातों तक सीमित नहीं था, वो मोहल्ले की हर बहू को ताने देने से भी पीछे नहीं हटती थी। मेरी बहू अपने मायके जा रही है कुछ दिनों के लिए। हाँ हाँ, भेज दो, फिर देखना वापस आने का मन भी नहीं करेगा तुम्हारी बहू का। सुषमा, हर घर के अपने नियम होते हैं, और मेरे घर का नियम है बहू मायके नहीं जाएगी। ये सारी बातें प्रीति भी सुनती है अपने घर की बालकनी में खड़ी होकर, लेकिन कुछ बोलती नहीं है। क्या सच में मैं कभी अपने मायके नहीं जा पाऊंगी? क्या मैं हमेशा ऐसे तरसती रहूंगी? तभी एक दिन रात को जब सब सो जाते हैं, प्रीति चुपके से अपने फोन में अपनी मम्मी की तस्वीर देखती है। मम्मी, आप कैसी होंगी? मुझे बहुत याद आती है आपकी। प्रीति, तुम रो रही हो? नहीं, बस आंखों में कुछ चला गया था। मुझसे झूठ मत बोलो, मैं समझता हूँ तुम्हें अपने घर की याद आ रही है ना। हाँ, लेकिन मैं क्या करूं, मम्मी जी को ये सब पसंद नहीं। मैं मम्मी से बात करने की कोशिश करूंगा। नहीं प्लीज, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में कोई झगड़ा हो। प्रीति खुद को रोक लेती है और अपने दिल की बात दबा लेती है। दिन बीतते जाते हैं, प्रीति सबका दिल जीत लेती है, लेकिन उसका अपना दिल धीरे धीरे खाली होता जा रहा था। मेरी बहू देखो, सुबह से शाम तक घर में लगी रहती है और मायके जाने का नाम तक नहीं लेती। सुषमा बहू अच्छी है, लेकिन उसे भी तो अपने माँ बाप से मिलने का हक है। हक वक कुछ नहीं होता। शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल ही होता है। ये बात प्रीति के कानों तक पहुंचती है और उसके दिल में एक चुभन सी हो जाती है। क्या सच में मेरा मायका अब मेरा नहीं रहा? क्या मैं सिर्फ इस घर की जिम्मेदारी बनकर रह गई हूँ? लेकिन फिर भी वो मुस्कुराती है, सबके सामने मजबूत बनकर रहती है। भाभी, आप तो बिल्कुल मम्मी जैसी हो गई हो। अच्छा, फिर तो मुझे भी थोड़ा आराम मिलना चाहिए। नहीं भाभी, आप तो सुपर वुमन हो। प्रीति हंस तो देती है, लेकिन अंदर से टूट रही होती है। समय बीत रहा था, लेकिन प्रीति के दिल में मायके की याद दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। बाहर से वो मुस्कुराती, सबका ध्यान रखती, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही थी। एक दिन सुबह सुबह जब वो रसोई में काम कर रही होती है, तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर मम्मी लिखा देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी चमक आ जाती है। हेलो मम्मी, कैसी हो आप? बेटा, तू कैसी है? तेरी आवाज सुने बिना मन ही नहीं लगता। मम्मी, आपकी आवाज इतनी कमजोर क्यों लग रही है? सब ठीक है ना? बेटा, क्या बताऊं, जब से तेरी विदाई हुई है ना, तेरे पापा और मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। घर बिल्कुल सूना सूना लगता है। मम्मी, ऐसा मत कहो, मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ। बेटा, अगर हो सके तो एक बार आकर मिल जा। बस एक बार, तेरे बिना दिल नहीं लगता। जी मम्मी, मैं बात करती हूँ माँ जी से। फोन रखने के बाद प्रीति कुछ देर तक वहीं खड़ी रह जाती है। उसके मन में बेचैनी बढ़ने लगती है।
उसी दिन दोपहर को पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है। आज का खाना बहुत अच्छा बना है बहू। हाँ भाभी, आज तो आपने कमाल कर दिया। तभी सुषमा अपनी बेटी कीर्ति को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। ले बेटा, एक और कौर खा ले, सुबह से कुछ ढंग से खाया ही नहीं तूने। ये दृश्य देखकर प्रीति की आंखें भर आती हैं। उसे अपनी माँ की याद आ जाती है जो उसे इसी तरह प्यार से खिलाती थी। राघव, हाँ प्रीति, क्या हुआ? मुझे भी मम्मी ऐसे ही अपने हाथ से खाना खिलाती थी। राघव ये सुनकर थोड़ा भावुक हो जाता है और प्यार से एक कौर बनाकर प्रीति को खिलाने के लिए बढ़ता है। मैं खिलाता हूं तुम्हें। तभी सुषमा राघव को घूर कर देखती है। राघव, हम सब यहाँ बैठे हैं, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती अपनी बीवी को इस तरह खाना खिलाते हुए? जी मम्मी। मम्मी जी, मुझे मायके की बहुत याद आ रही है। मेरी मम्मी भी मुझे ऐसे ही अपने हाथ से खाना खिलाती थी। क्या आप मुझे ऐसे ही खिला दोगी? ये सब नाटक मेरे सामने मत करो, यहाँ सब अपने अपने हाथ से खाते हैं। मम्मी जी, मुझे सच में मायके जाना, एक बार जाने दीजिए। मैंने पहले ही कहा था, इस घर में बहुएं मायके वापस नहीं जाती। शादी के बाद लड़की का घर इसका ससुराल ही होता है। लेकिन मम्मी जी, मेरे मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं है, वो मुझे बहुत याद कर रहे हैं। मैंने जो कह दिया वही अंतिम है, इस घर के नियम नहीं बदलेंगे। प्रीति का दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो चुपचाप अपनी थाली से उठ जाती है। इसके बाद भी कई बार प्रीति मायके जाने की बात करती है, लेकिन हर बार उसे मना कर दिया जाता है। मम्मी जी, बस एक दिन के लिए जाने दीजिए। नहीं, मतलब नहीं। ऐसे कई दिन बीत जाते हैं और प्रीति की उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होती जाती हैं। एक दिन दोपहर को प्रीति रसोई में काम करते करते अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। मम्मी, देखो मैं क्या बना रही हूँ। बहुत अच्छा बेटा, तू तो सब संभाल रही है। अचानक मोहिनी के चेहरे का रंग बदलने लगता है। प्रीति, मुझे थोड़ा चक्कर। इतना बोलकर मोहिनी अचानक गिर जाती है। मम्मी उठो। घर में कोई नहीं होता। प्रीति बुरी तरह से घबरा जाती है। मैं अभी आती हूँ मम्मी, आपको कुछ नहीं होगा। बिना कुछ सोचे समझे प्रीति तुरंत घर से निकल पड़ती है और अपने मायके पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो अपनी मां को अस्पताल लेकर जाती है। देखिए, इनका ब्लड प्रेशर और शुगर लो हो गया है। आप इन्हें सही समय पर ले आई, अब खतरे की बात नहीं है। थैंक गॉड। प्रीति अपनी मां का ध्यान रखती है और उन्हें घर छोड़ती है और वहीं बैठ जाती है। बेटा, तू आ गई, अब अच्छा लग रहा है। मम्मी, अगर मैं देर कर देती तो? तभी सुषमा का फोन आता है। प्रीति, तू कहाँ है? मम्मी जी, मैं मायके में हूँ। मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी। मैंने मना किया था ना, इस घर में बहुएं मायके नहीं जाती, फिर तू कैसे चली गई? तभी घर में कलेश शुरू हो जाता है। देखिए, आपकी बहू को मेरी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। थोड़ी देर बाद सुषमा खुद प्रीति के मायके पहुंच जाती है। प्रीति, चलो मेरे साथ, अभी के अभी। मम्मी जी, बस थोड़ी देर और। नहीं, अभी चलो। सुषमा जी, बेटी को थोड़ा समय दे दीजिए। नहीं, मेरे घर के नियम नहीं बदलेंगे। सुषमा जबरदस्ती प्रीति को वापस ले आती है। कान खोलकर सुन लो, इस घर में बहुएं मायके वापस नहीं जाती, ये बात अपने दिमाग में घुसा लो। मम्मी जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। बस, अब एक शब्द भी नहीं। प्रीति चुप हो जाती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। अब वो समझ चुकी थी कि इस घर में उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं है और उसका मायका जो कभी उसका सब कुछ था अब उससे छिनता जा रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। प्रीति अब भी हर दिन उम्मीद लेकर उठती थी कि शायद आज सास का दिल पिघल जाए, शायद आज उसे अपने मायके जाने की इजाजत मिल जाए। लेकिन हर दिन की तरह यह उम्मीद भी शाम तक टूट जाती थी। शायद इस बार अगर कोई खास मौका होगा तो मम्मी जी मना नहीं करेंगी। आखिर शादी ब्याह में तो बेटी को जाना ही चाहिए। तभी एक दिन दोपहर को प्रीति के फोन पर उसकी बुआ का कॉल आता है। नमस्ते बुआ जी। अरे प्रीति बेटा, कैसी है तू? सुन, तेरे भाई की शादी तय हो गई है और तू तो आएगी ही। आखिर मायके का पहला बड़ा फंक्शन है तेरे लिए। सच में बुआ जी, बहुत बहुत बधाई। मैं जरूर आऊंगी बेटा, हम लोग तुझे लेने आएंगे, तू चिंता मत करना। जी बुआ, मैं मम्मी जी से बात करके बताती हूँ। फोन रखने के बाद प्रीति के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही होती है। वो तुरंत सुषमा के पास जाती है। मम्मी जी, एक बात कहनी थी। क्या बात है, जल्दी बोलो। मम्मी जी, मेरी बुआ के बेटे की शादी है, वो लोग मुझे लेने आएंगे, क्या मैं जा सकती हूँ? इतना सुनते ही सुषमा का चेहरा सख्त हो जाता है। तुझे समझ में नहीं आता क्या? कितनी बार कहा है मैंने, इस घर की बहुएं मायके नहीं जाती। लेकिन मम्मी जी, ये तो शादी है, मेरा भी तो हक बनता है ना जाने का। हक? यहाँ कोई हक वक नहीं चलता। मैंने एक बार बोल दिया ना, नहीं जाना मतलब नहीं जाना। इस बार प्रीति चुप नहीं रहती। उसके अंदर जमा हुआ दर्द अब बाहर आने लगता है। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती मम्मी जी।
क्या शादी के बाद बेटियां अपना मायका भूल जाती हैं? हाँ, शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है। तो क्या आपको कभी अपने मायके नहीं जाना? क्या आप भी शादी के बाद कभी नहीं गई? तो मुझे सिखाएगी अब? सच कहूं मम्मी जी, आपके मायके वाले आपको पूछते ही नहीं होंगे, इसीलिए आपने ऐसा कानून बना दिया कि बहुएं मायके नहीं जाएंगी। ये सुनते ही सुषमा का गुस्सा फूट पड़ता है चुप! और अगले ही पल सुषमा प्रीति को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। मम्मी जी, तुझे मजाक लगता है? तू सच्चाई सुनना चाहती है ना, तो सुन। आज मैं तुझे वो सच्चाई बताऊंगी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। सुषमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अतीत की तरफ चली जाती है। ये बात उस समय की है जब सुषमा नई नई शादी करके इस घर में आई थी। बहू, अब ये तेरा घर है और अब ये परिवार ही तेरी दुनिया है। एक दिन दादी सास हॉल में बैठी होती हैं, तभी उनके मायके से उनके भाई यानी मामा जी आते हैं। अरे दीदी, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है, बहुत परेशानी में हूँ। अरे भाई, तू चिंता मत कर, मैं अभी पैसे लाती हूँ। दादी सास अंदर जाती हैं और पूरे 5 लाख रुपए अपने भाई को दे देती हैं। अरे दीदी, तुमने तो मेरी बड़ी मदद कर दी, मैं जल्दी लौटा दूंगा। अरे पगले, तू मेरा भाई है, तेरे लिए ही है ये सब कुछ। अब कुछ दिन बाद उनकी बहन यानी मौसी आती हैं। दीदी, मुझे एक फंक्शन में जाना है, लेकिन मेरे पास अच्छे गहने नहीं है। बस इतनी सी बात, ये लो मेरा रानी हार, पहन कर जाना, मैं बाद में लौटा दूंगी। नहीं तू रख ले, मैं दूसरा बनवा लूंगी। धीरे धीरे दादी सास अपने मायके वालों को सब कुछ देती चली जाती हैं, पैसे, गहने, यहाँ तक कि अपनी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा भी उनके नाम कर देती हैं। अरे ये तुम क्या कर रही हो? ये सब हमारा है। ये मेरा मायका है, मेरे अपने हैं, वो कभी मेरा बुरा नहीं सोच सकते, और जो मेरा है उनका भी है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। एक दिन दादी सास सोचती हैं कि अब वो कुछ दिन अपने मायके जाकर रहेंगी। मैं अपने मायके जा रही हूँ, अपने लोगों के पास। लेकिन जैसे ही वो मायके पहुंचती हैं, अब यहाँ क्यों आई हो? ये क्या कह रहे हो? ये मेरा घर है, अब ये हमारा घर है। तुमने खुद ही तो सब हमारे नाम कर दिया था। और अगले ही पल, अरे निकल जाओ यहाँ से, जो अपने पति की नहीं हो सकी वो हमारी क्या होगी? भाई, ऐसा मत करो। दादी सास को उनके ही मायके से धक्के मार कर निकाल दिया जाता है। जब ये बात दादू को पता चलती है, तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया, लेकिन फिर भी ये घर तुम्हारा है। दादू ने वापस अपना लेते हैं, लेकिन अब उनके पास बहुत कम संपत्ति बची होती है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं, गरीबी, दुख और पछतावे के बीच। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने ही घर को छोड़कर। और इसी सदमे में दादी सास की मृत्यु हो जाती है। देखा तूने, यह होता है मायके का सच। और इतना ही नहीं, मेरे साथ भी यही हुआ। शादी के बाद मेरे मायके वालों ने मुझे पूछना तक बंद कर दिया। जब तक मम्मी पापा थे सब ठीक था, उनके जाने के बाद भाई भाभी ने मुंह मोड़ लिया। हम इतने अमीर थे और देखते ही देखते गरीबी में आ गए, लेकिन किसी ने हाथ तक नहीं बढ़ाया। सुषमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मम्मी जी, मुझे आपके दर्द का एहसास है, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? गलती तेरी नहीं है, लेकिन मैं वही गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। लेकिन मम्मी जी, हर माई का ऐसा नहीं होता, मेरे लिए सब एक जैसे हैं। इतना कहकर सुषमा चुप हो जाती है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। प्रीति वहीं खड़ी रह जाती है। उसके मन में सास के प्रति सहानुभूति भी है, लेकिन अपने हक के लिए दर्द भी। मैं समझती हूँ उनका दर्द, लेकिन क्या मुझे अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? सुषमा की बातों के बाद प्रीति ने अपने दिल को समझा लिया था। अब उसने मायके जाने की बात करना ही छोड़ दिया था। वो चुपचाप अपने काम में लगी रहती, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ सह रही थी। एक दिन प्रीति छत पर कपड़े फैलाने गई होती है, तभी उसे पड़ोस की कुछ औरतों की आवाज सुनाई देती है। अरे देखो तो सही, यही है सुषमा की बहू, जिससे शादी के बाद मायके नहीं जाने दिया जाता। हाँ, बेचारी पता नहीं कैसे रहती होगी बिना अपने माँ बाप से मिले। ये सब सुनकर प्रीति का दिल दुख जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती, चुपचाप कपड़े फैलाती रहती है। शायद ये मेरी किस्मत है, अब मुझे यही सब सहना होगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, तभी एक दिन अचानक घर में हलचल मच जाती है। पापा, मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, बिजनेस में भारी लॉस हो गया। क्या? कितना नुकसान हुआ है बेटा? लाखों का। अगर अभी पैसे नहीं मिले तो पूरा बिजनेस खत्म हो जाएगा। ये सुनकर पूरा परिवार चिंता में पड़ जाता है। हे भगवान, अब क्या होगा? इतने पैसे कहाँ से? प्रीति ये सब सुनकर अंदर से हिल जाती है। वो तुरंत अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को फोन करती है। मम्मी, यहाँ बहुत बड़ी परेशानी आ गई, राघव का बिजनेस डूबने वाला है। क्या बेटा, तू चिंता मत कर, मैं अभी तेरे पापा से बात करती हूँ।
उधर मोहिनी और केशव बैठकर इस बारे में बात करते हैं। अरे मोहिनी, हमने प्रीति के भविष्य के लिए जो पैसे जमा किए थे वो अब काम आ सकते हैं। हाँ, हमने 50 लाख उसके नाम से जमा किए थे, अब वो पैसे आ चुके हैं। हाँ, वो पैसे आखिर उसकी खुशी के लिए ही तो थे। दोनों फैसला लेते हैं और पैसे लेकर प्रीति के ससुराल पहुंच जाते हैं। सुषमा जी, अरे आप लोग अचानक? हमें सब पता चल गया। राघव बेटा, ये लो, ये 50 लाख रुपए हैं। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन पापा जी, इतने पैसे? आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये हमने अपनी बेटी के भविष्य के लिए जमा किए थे और अब उसका भविष्य यही है, तो ये सब उसी का और उसके पति का ही तो है। ये सुनकर सुषमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक मेरी सास थी जिसने अपने मायके वालों के लिए सब कुछ लुटा दिया, और एक मेरी बहू है जिसके मायके वाले उसके लिए इतना कुछ कर रहे हैं। सुषमा धीरे धीरे प्रीति के पास आती है। बहू, मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। मुझे लगा कि मायके वाले घर तोड़ते हैं, लेकिन तेरे मायके वालों ने तो हमारा घर बचा लिया। मम्मी जी, आज समझ में आया कि हर मायका एक जैसा नहीं होता। अब से मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगी, तू जब चाहे अपने मायके जा सकती है। ये सब देखकर आस पड़ोस वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। देखा सुषमा, जिस बहू को तूने मायके नहीं जाने दिया, उसके मायके वालों ने ही तो तेरा घर बचा लिया। हाँ, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन अब नहीं। प्रीति अपनी माँ के गले लग जाती है। उसकी आंखों में खुशी और सुकून के आंसू होते हैं। मम्मी, अब तो जब चाहे आ सकती है बेटा। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। सुषमा की सोच भी बदल चुकी थी। अब वो खुद अपनी बहू को मायके भेजने के लिए कहती थी। बहू, इस बार तू अपने मायके जाकर अच्छे से रह कर आना। प्रीति अपने मायके जाती है और कुछ दिन अपने मम्मी पापा के साथ रहकर वापस अपने ससुराल आती है और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।